नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जिसे हम टीजीटी के नाम से जानते हैं, पे चर्चा करेंगे। 2018 और 2022 के कुल 3 पेपर हैं। प्रत्येक पेपर में 17-18% आते हैं, तो उन पे डिटेल से चर्चा करेंगे। और इनकी खास बात है कि हर बार इनमें से 4-5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको अब करेंगे तो पता चल जाएगा। इससे पहले आप सभी को धन्यवाद। से हमने शुरुआत की थी और अब हम 1 लाख सब्सक्राइब को पार कर चुके हैं। तो ये सब आपके प्यार, समर्थन और विश्वास से ही संभव हुआ है। तो दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करें आज की हमारी क्लास। तो उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसपे हम विभिन्न प्रकार के हिंदी माध्यम में समाजशास्त्र के कोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके इसका लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसी प्रकार से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो करते रहिए, ताकि हम एक नए मुकाम पर जा सकें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति अपने समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय या किसी भी प्रकार से प्राप्त करता है। अब मैं एक शिक्षक हूं तो मैंने उपलब्धि हो गई, मैं पति हूं तो ये विवाह से हो गया, मैं एक परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं पुरुष हूं तो ये लिंग हो गया, इस आयु है। तो ये सब हमारे समाज के अंदर स्टेटस को डिसाइड करते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। तो आसान सा है कि व्यक्ति का जो पद होता है समाज के अंदर वो क्या होगा। समाज में जो पद होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिस्थिति कहते हैं। हमारा कोई ना कोई एक समय में एक निश्चित दायरे के अंदर या निश्चित परिस्थिति के अंदर हमारी कोई ना कोई परिस्थिति अवश्य होती है। किसी निश्चित परिस्थिति में हमारी कोई ना कोई परिस्थिति क्या होती है, पर को छोड़ दीजिए, अब स्थिति होती है हमारी, कि जब हम पिता से बात कर रहे होते हैं तो हमारी परिस्थिति क्या होती है, हमारी पुत्र की होती है, पुत्री की होती है। जब मैं अब अगर बात कर रहा हूं तो मेरी परिस्थिति अब चेंज हो जाती है, आपकी अलग हो जाती है। अगर आप किसी और को पढ़ाएंगे तो आपकी परिस्थिति एक शिक्षक की हो जाएगी और उसकी स्टूडेंट की हो जाएगी। तो ये परिस्थिति है। तो व्यक्ति जो समूह में कुछ भी प्राप्त करता है तो उसे हम परिस्थिति कहते हैं। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, ये राल्फ लिंटन ने कहा था। तो राल्फ लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका का कंसेप्ट है वो डिटेल से पहली बार समझाया था और कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। तो ये दूसरा प्रश्न है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी। तो टीजीटी लेवल है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, तो उसमें बहुत हाई फाई या टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक ठीक आते हैं। तो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी। मुख्य परिस्थिति क्या होती है कि व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती है। व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती है। मैं एक शिक्षक भी हूं, मैं एक पिता भी हूं, मैं एक पति भी हूं, मैं एक पुत्र भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन इन सब में से एक परिस्थिति होती है वो हमारी मुख्य होती है। आज अगर मेरी समाज में किसी कारण से पहचान है तो वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर से है, तो वो मेरी मुख्य परिस्थिति हो जाती है। बाकी परिस्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य परिस्थिति नहीं रहती है। इसके अकॉर्डिंग अन्य चीजों को अरेंज करता हूं, तो ये मेरी मुख्य परिस्थिति है। तो क्या हो जाएगा, बी का क्या है, ईटी हिलर। प्रश्न नंबर 3 है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। ये ऐसी पुस्तक है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक कौन है। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो इसके लेखक कौन, एस.वी. केतकर है। कौन है, एस.वी. केतकर है। प्रश्न नंबर 4 है,
कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है। इन संबंधों में परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो प्रत्येक पर्सन जो भी डेफिनेशन होती है उसकी कोई ना कोई थीम होती है, प्रत्येक विचारक की कोई ना कोई थीम होती है, हमें उस थीम के पकड़ना है, फिर हम अच्छे तरीके से इसका आंसर है वो दे पाएंगे। आप चौथे का बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखो गिलीन एवं गिलीन की जो है ना वो अंत्य क्रिया है। गिलीन और गिलीन अंत्य क्रिया या प्रतिक्रिया पे इनकी कोई भी डेफिनेशन देखोगे तो आप उसमें अंत्य क्रिया और प्रतिक्रिया की बात की जाती है। इसी प्रकार से मैक्यूर एवं पेज है वो सामाजिक संबंधों पे ज्यादा चर्चा करते हैं, तो इनकी थीम है वो सामाजिक संबंध है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैक्यूर एवं पेज ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और जब इन संबंधों में परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हमेशा से ये होते आ रहे हैं, लेकिन इनकी गति है वो एक जैसी नहीं है। पहले इनकी गति बहुत मंद थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, तो जैसे जैसे ये चीजें आ रही है परिवर्तन तेजी से हो रहा है। तो ये प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति है वो समान नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जो जितना मॉडर्न होता है उसमें उतनी ही ज्यादा गति होती है। स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है, ये नहीं है। ए बी सी ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। सामाजिक, अगर एक व्यक्ति में कोई चेंज आता है तो वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है। सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों से जिसका बड़े पैमाने पे इंपैक्ट पड़े वो सामाजिक परिवर्तन। आज मेरे में कोई परिवर्तन आ गया तो क्या वो सोशल चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब एक बड़े समुदाय पे समूह उससे प्रभावित होता है तब उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित है, ना कि व्यक्ति से संबंधित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी डी होगा कि ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अब ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। सेकंड ग्रेड में तो हर बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी मैंने तीनों जो सेकंड ग्रेड के पेपर लिए हैं उन तीनों में ये आ रहा है। संथानम समिति, संथानम कमेटी की नियुक्ति समस्या को रोकने के लिए की गई थी। को रोकने के लिए की गई थी, गरीबी को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, कास्टिज्म को रोकने के लिए, या फिर कम्युनलिज्म को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? नहीं, गरीबी के लिए तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, संथानम समिति, जिसके सिफारिश के आधार पर सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1964 के अंदर। तो सीबीआई किसके लिए कार्य करती है? सीबीआई है वो करप्शन को रोकने के लिए कार्य करती है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य करती है। तो संथानम समिति का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार से है। आगे है गरीबी की अवधारणा किसने दी? कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति कंसेप्ट है वो किन के द्वारा दिया गया? ए मॉरिस गिन्सबर्ग, बी एलेक्स इंकल्स, सी इवान एलिच, डी ऑस्कर लेविस। तो ये आप सभी का है ऑस्कर लेविस या लेइस लिखा आता है। ऑस्कर लेइस ने गरीबी का कंसेप्ट दिया।
गिन्स वर्ग है वो समन्वयात्मक संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं। एंकल्स है, इनकी पुस्तक है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। इवान इलिंस्की एक है वो डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक है, कंसेप्ट है डी स्कूलिंग सोसाइटी, तो ये इनका है, तो ये डी इसका राइट आंसर होगा। ये भी बिल्कुल आसान है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ, तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो क्या नहीं है? ये नहीं है, यहां पे क्या आना था? काम आना था। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो पुरुषार्थ के तत्व हैं। आगे है 2 नंबर, कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है? कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है? गुड इवनिंग। अब इस देखो, जो निर्धनता के पैमाने हैं, निर्धनता के पैमाने हैं वो 3 पैमाने हैं। कितने पैमाने हैं? 3 पैमाने हैं। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आर्थिक या प्रति व्यक्ति आय। ये 3 पैमाने हैं निर्धनता सूचकांक के 3 घटक हैं। अब शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, प्रति व्यक्ति आ गया, आर्थिक आ गया, जीवन स्तर। अब देखो इनसे जीवन स्तर में सुधार होता है, निर्धनता में कमी आती है, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं है, डायरेक्ट जीवन स्तर नहीं है। इनको हम इन तीनों के जरिए मापते हैं जीवन स्तर को। आगे है, ये रिपीट जैसी ही बात हो गई कि सामाजिक संबंधों का जाल है, उसे हम क्या कहते हैं? मैंने जो पहला प्रश्न था, मैंने क्या कहा था कि मैक्यावर कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहां हम कई बार ऐसे प्रश्न आता है पेपर से, हम अगर अच्छे तरीके से पेपर को पढ़े ना तो 2-3 प्रश्न उस पेपर के अंदर ही छिपे हुए होते हैं। तो क्या होगा? हम उसे समाज कहेंगे। 11 नंबर, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभाजित किया? सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स में बांटा है। समाज का वर्गीकरण सरल समाज और जटिल समाज, सब ने अलग अलग तरीके से, किसी ने उसे सामयिक और यांत्रिक समाज कहा, तो किसी ने इसे गतिकी और स्थितिकी कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे। वैसे इन्होंने 3 अलग अवस्थाएं बताई थी, वो तो आपको पता ही होगी कि ऑगस्ट कॉम्टे ने धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी अवस्थाओं का उद्विकासीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 12 है, एक सामाजिक भूमिका। अब ये भूमिका की डेफिनेशन है कि एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति, किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। ये जो डेफिनेशन है वो किन के द्वारा दी गई है? तो क्या है इसका? ए लुंडबर्ग, बी किम्बाल यंग, सी राल्फ और डी एलियट एवं मेरिल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए लुंडबर्ग। ये डेफिनेशन एक जैसी सी है, इनको हमें अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। आगे है 13 नंबर,
पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन एवं बच्चों के लालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है। एक पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह जो बच्चों के पालन पोषण और प्रजनन का कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या परिवार कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे परिवार कहा जाता है। प्रश्न नंबर, अभी मैं जिसकी बात ही कर रहा था, मैं बता ही चुका हूं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी एक ऐसी पुस्तक है जो बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और इसका मैं आंसर दे चुका हूं। बताइए 14वें का क्या होगा? ए पार्सन्स, बी इंकल्स, सी सेरोकिन, डी बेबर। तो क्या होगा? बी अलेक्स इंकल्स। इस में इन्होंने 3 मार्ग बताए समाजशास्त्र के अध्ययन के। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। आगे है 15 नंबर, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है न ही संस्कारों की। तो किस में है? आजकल जो विवाह होता है प्रेम विवाह। तो 15वें का क्या है? आधुनिक युग में हम इसे प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। तो इसमें माता पिता की सहमति जरूरी नहीं होती है। अब इतिहास के अंदर बहुत सारे विवाह ऐसे हैं, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में माना जाता है। अगर एग्जाम्पल देकर अगर प्रश्न आ भी जाए तो। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है? तो क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, नस्लवाद, परजातिवाद, भाषावाद, ये सब राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है। लेकिन नस्लवाद है वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है। अब ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, गेमाइनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट। गेमाइनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। हर बार पूछा जाता है, लगभग कोई 1-2 वैकेंसी छुटती है उसके बाद ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो आपने बता दिया मुझे, सी है टोनिज। अब क्या होता है कि ये जर्मन लैंग्वेज है, ये जर्मन भाषा में गेमाइन सॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय। अब समुदाय में घनिष्ठता होती है, ग्रामीण समाज वो समुदाय के अधिक निकट है, जनजातियां हैं, समानता पर आधारित होता है, प्राथमिक समूहों की प्रधानता होती है। तो ये विशेषताएं गेमाइन सॉफ्ट की है, क्योंकि प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। और जो गेसेल सॉफ्ट है, गेसेल, वो है समाज, सोसाइटी। तो इसमें सामाजिक संबंध होते हैं वो कम मजबूत होते हैं, इनमें द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, संबंध है वो संविदात्मक होते हैं, नगरीय समाज की ये विशेषता होती है। बिल्कुल, कई बार समिति भी लिखा आता है, कई बार इसमें और भी कुछ लिखा आ सकता है। आगे है 18 नंबर, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया? तो यहां 2 अपने को हिंट मिल गई, एक तो प्राथमिक समूह की अवधारणा और एक दूसरा आ जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक। तो 1909 के अंदर चार्ल्स कुल्ले ने
ये पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने प्राथमिक समूह का कंसेप्ट दिया था। तो ये 2 प्रश्न अपने एक साथ यहां पे कवर होते हैं। अब ये प्रश्न थे, एक प्रश्न और है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 9 नवंबर, 9 अक्टूबर, 9 सितंबर। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस? 9 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। ये 2022 का पेपर था, इसमें 19 प्रश्न आए थे। मैंने जो नोट्स दिए थे, इन 19 में से 17 प्रश्न उन्हीं में से आए। 2 प्रश्न अलग थे उन नोट्स से, उनमें से एक प्रश्न तो यही था जो मेरे से रह गया था और एक प्रश्न और था। बाकी 19 में से 17 जो मैंने YouTube पे करवाए थे उन्हीं में से आ गए थे। अब है जो 2022 का ही है शायद पेपर ये, और उसमें हम जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, संस्कृत एजुकेशन का ये है। अलग अलग पेपर होते हैं, नॉर्मल एजुकेशन और संस्कृत डिपार्टमेंट अलग है उनके लिए। तो ये प्रश्न वहां से अब आए हैं। इसका पहला प्रश्न है, वैसे 20वां प्रश्न है कि मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, समूह, संस्था, इनका व्याख्यात्मक बोध है। ये जर्मन में बोलते हैं इसे वर्स्टेहन। जर्मन में है ये मूल वर्स्टेहन, जिसका हम अर्थ निकलता है व्याख्यात्मक बोध। तो ये किसको यहां पे इंपॉर्टेंस देते हैं? तो ये यहां ए सामाजिक क्रिया का, ये सामाजिक क्रिया का संबंध कहलाता है, सॉरी अध्ययन कहलाता है मैक्स वेबर के अनुसार। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? कौन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये करवाया हुआ है मैंने, या समाज को देखने का नजरिया। तो मार्क्सवादी है, संरचनात्मक प्रकार्यवादी है, उद्विकासी है। औपचारिक ऐसा कोई पर्सपेक्टिव समाज को देखने का, ये सब अलग अलग मानते हैं। उद्विकास मानता है कि समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है, मार्क्सवादी मानते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, संरचनात्मक प्रकार्यवादी मानते हैं कि ये एकता है समाज के अंदर, समाज एक संतुलन की व्यवस्था है। आगे है, बढ़ती जटिलता के अनुसार निम्नलिखित अवधारणाओं को क्रम में चुने। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो पूछा गया है। बी बिल्कुल राइट, समुदाय। अगर इससे भी और कोई होता ना तो वो होता समूह। मनुष्य समूह में रहना पसंद करते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर समुदाय, फिर संघ, फिर समाज, और राज्य सबसे जटिलतम इकाई है। राज्य का निर्माण तो बहुत बाद में हुआ है, पहले राज्य का निर्माण है वो नहीं हुआ था। 23 नंबर है, किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया था? किस समाज का अध्ययन है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया था? पेपर फर्स्ट के काफी क्वेश्चन गलत हुए हैं। अभी मैंने पेपर नहीं देखा, पेपर ऑनलाइन था नेट का। अंजुला देवी जी, जैसे ही मेरे पास पेपर आएगा मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अभी अगर मैं इससे 10-15 क्वेश्चन कबाड़ के आपको करवा भी दूं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो पेपर आ जाएगा तब हम उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या कहां दिक्कत आती है। तो क्या होगा इसका? बी। 23वें का क्या होगा? बी होगा जटिल समाज। अब क्या है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाज को
वैसे तो दो भागों में विभाजित किया था, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज में, लेकिन जब उन्होंने डिटेल से चर्चा की थी तो समाज के 4 प्रकार बताए थे। इसी प्रकार से दुर्खिम ने भी समाज के 4 प्रकार बताए। वैसे तो 2 ही प्रकार बताए थे, यांत्रिक एकता वाले और सामयिक एकता वाले, लेकिन डिटेल से चर्चा तो ये चारों का चारों वर्गीकरण आपको अच्छे तरीके से पता होगा, मैंने करवा रखा है ये। तो इन्होंने सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज, इस प्रकार से वर्गीकरण किया और दोनों का वर्गीकरण एक दूसरे से मिलता जुलता है। उन्होंने बहुखंडीय समाज की बात की माइल दुर्खिम ने, तो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक दशा नहीं है? प्राथमिक समूह की भौतिक दशा, देखो दशा कंडीशन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है भौतिक और एक होती है अभौतिक। भौतिक में हम जो चीजें दिखाई देती है, बॉडी हमारी भौतिक है, और कुछ चीजें होती है जब किसी के साथ संबंध में हम कितनी गहराई से हैं, वो भौतिक नहीं है। तो अभी मैंने हिंट दे दिया है, भौतिक दशा नहीं है तो शारीरिक समीपता से भौतिकता का पता चलता है। आकार या 2 सदस्य है, 3 सदस्य है, 4 सदस्य है, 5 सदस्य, इसका पता चलता है, ये भौतिक होता है। आकार 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग, आकार तो यही शीशी से तय होगा। संबंधों की अवधि, ये जो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये कितने लंबे से एक साथ रह रहे हैं, ये भी है। अब लक्ष्यों की समानता से इसका कोई संबंध नहीं है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्यों की समानता। अब लक्ष्य भौतिक थोड़ी है, भौतिक नहीं है लक्ष्य। संबंधों की अवधि से पता चलता है कि शारीरिक रूप से कितने लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं। समीपता से पता चलेगा, लक्ष्यों की समानता इसका राइट आंसर होगा। आगे है 25 नंबर, रॉबर्ट बीरस्टेड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सही नहीं है? समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान। तो क्या सही नहीं है कि समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है? ये सही नहीं है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये सही है। विशुद्ध विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, लेकिन मूर्त विज्ञान नहीं है। तो जितने भी प्राकृतिक साइंस है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये मूर्त विज्ञान है। भूगोल भी मूर्त विज्ञान हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, ये अमूर्त विज्ञान है। अब समाज को हम कहां देखेंगे? समाज के मेंबर्स को हम देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा कि ये समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। आगे है 26 नंबर, निम्न में से कौन सी अवधारणा का अर्थ सामाजिक परिस्थिति में एकक सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? यानी सामाजिक परिस्थिति में प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं कहता हूं कि आई एम ए टीचर, तो अब ये मेरी एक स्टेटस है। अब इसके साथ कोई एक ये भूमिका नहीं है, इसके साथ और बहुत सारी भूमिकाएं हैं। मेरी कोलिग्स के साथ मेरा होता है, मेरा जो बॉस होता है उसके साथ रहता है, जो इस से संबंधित जो अधिकारी है उनके प्रति मेरी अलग भूमिका होती है, जो अलग कर्मचारी होंगे उनके प्रति मेरी अलग भूमिकाएं होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? अलग अलग भूमिकाएं होगी, तो इसे हम कहेंगे भूमिका प्रतिमान, भूमिका पुंज, भूमिका पुंज कहेंगे। इसे हम कहेंगे रोल सेट। क्या कहेंगे? रोल सेट।
अब बहुल भूमिका भी यही होती है, जब एक भूमिका से संबंधित अनेक भूमिकाएं होती है तो उसे हम भूमिका पुंज कहते हैं। अब मैं शिक्षक की बात कर रहा था, तो मैंने एक शिक्षक के नाते जो मेरी अन्य भूमिकाओं के प्रति जो भूमिका है, एक प्राचार्य के प्रति, अधिकारियों के प्रति, मेरे कोलिग्स, मेरे सहकर्मी हैं उनके प्रति, अगर यहाँ पे कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होगा तो उनके प्रति, जो कलरक हैं यहाँ पे उनके प्रति, तो अलग अलग होते हैं। तो ये अगर अलग अलग भूमिकाएं होती है, जैसे मैं एक पिता भी हूं, मैं एक शिक्षक भी हूं, मैं किसी क्लब का मेंबर भी हूं, तो उसे हम बहुल भूमिकाएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बहुल भूमिकाएं कहते हैं। परिस्थिति प्रतिमान, बहुत सारी परिस्थितियां होती है, उनको परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। परिस्थिति कर्म, जब एक परिस्थिति पहले बेटे की परिस्थिति होती है, फिर वो पति बन जाता है, फिर वो किसी का पिता बन जाता है, फिर वो दादा बन जाता है, तो ये परिस्थिति कर्म है। 27 नंबर है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से संबंधित समाजशास्त्रियों का हमें सही क्रम बताना है। ये 3 समाजशास्त्री हैं और तीनों के तीनों चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन इनका सही क्रम अपने को बताना है। क्या होगा? ऑसवाल्ड स्पेंगलर, पेट्रिम सेरोकिन, अर्नोल्ड टाइनबी। ए है, पेट्रिम सेरोकिन पहले आ गया, फिर सेरोकिन, टाइनबी फिर पहले आ गया। बताइए इनमें से क्या होगा? 27वें का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका जो सही मुझे जो अनुमान है, अब ईयर मुझे थोड़ा सा कम याद है, लेकिन ओसवाल्ड स्पेंगलर, पेट्रिम सेरोकिन और अर्नोल्ड टाइनबी, ये इनका सही क्रम है। ईयर अभी मुझे क्लियर याद नहीं है, अगली बार जब क्लास में कराऊंगा इसकी, तब मैं इसको आपके सामने बिल्कुल बताऊंगा कि इनका सही क्या है, क्योंकि मेमोरी इतनी नहीं है कि मैं सारे के सारे ईयर याद कर सकूं। कंसेप्ट याद करने आसान होते हैं, फैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। आगे है 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग एक आर्थिक है, आधुनिक समाज की देन है। तो यहां पे वर्ग, 2 चीजें होती है, जाति एवं वर्ग। तो जाति की सदस्यता तो जन्म से तय होती है, लेकिन वर्ग की सदस्यता वो जन्म से तय नहीं होती है। स्थिति बिल्कुल है, खुली व्यवस्था है, वर्ग चेतना है। परदत्त परिस्थिति है, वो जाति की विशेषता है, जन्म से यानी परदत्त, दूसरे की दी हुई। तो इसका राइट आंसर होगा। आगे 29 नंबर, समान आयु या अन्य तरीकों से, जैसे आयु, आय, शिक्षा में समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक श्रेणियां, अर्ध समूह, सामाजिक वर्ग, द्वितीयक समूह, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समान आय या अन्य तरीकों से, जैसे एक समान आयु है, शिक्षा में समान हो, तो उसे समाजशास्त्री शब्दावली में क्या कहेंगे? द्वितीयक समूह नहीं कहेंगे, अर्ध समूह नहीं कहेंगे। अब 2 चीजें बचती है, सामाजिक श्रेणियां और सामाजिक वर्ग। तो सामाजिक वर्ग की मैंने डेफिनेशन करवाई हुई है कि एक समान आर्थिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों का जो समूह होता है, उसे हम एक वर्ग कहते हैं। जैसे उच्च वर्ग होता है, फिर मध्यम वर्ग होता है, जिनकी इनकम उच्च होती है, ज्यादा होती है, वो उच्च वर्ग में आ जाते हैं। तो यहां पे समान आय वाला और समान व्यवसाय वाला, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सामाजिक वर्ग की बात कर रहा है। सामाजिक श्रेणियां एक अलग टाइप से हो जाती है। हम जब समाज में बांट देते हैं, और ये जो यहां पे इनकम की और व्यवसाय की बात की जा रही है, आयु
के आधार पर देखें तो श्रेणी आ जाती है, आयु के आधार पर देखें तो श्रेणी आ जाती है। शिक्षा में भी हम श्रेणियां कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो समान आय और समान व्यवसाय की बात की जा रही है तो वो सामाजिक वर्ग को इंगित करते हैं। यहां पे ऑप्शन में सामाजिक श्रेणियां नहीं दिया होना चाहिए था, या फिर ऊपर शिक्षा का या आयु का नहीं डाला चाहिए। आयु से सामाजिक वर्ग नहीं बनता है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। प्रश्न नंबर 30 है कि वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभव को प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो घनिष्ठता के आधार पर दो प्रकार के समूह होते हैं, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीयक समूह। जिनमें घनिष्ठता होती है वो प्राथमिक समूह होता है, जिनमें घनिष्ठता का अभाव होता है वो द्वितीयक समूह होता है। वो क्या होता है? द्वितीयक समूह होता है। तृतीयक समूह और संदर्भ समूह का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पुस्तक का नाम है अनहिलेशन ऑफ द कास्ट। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या है 31वें का? ए बी आर अम्बेडकर, बी जी एस घुरिये, सी जे एच हटन, डी एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट, बी आर भीमराव अम्बेडकर की ये पुस्तक है। आगे है 32 नंबर कि एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून उल्लंघन अभिव्यक्त, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य तथ्य है, बाल अपराध, भ्रष्टाचार। तो उसे हम क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार, करप्शन, यानी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी को नुकसान पहुंचाए। तो 30 नंबर है किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियां और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन सम्मिलित है। निर्धनता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर यानी तुलना की जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्य अंतर। क्योंकि एक तो होती है पूर्ण गरीबी। अब पूर्ण गरीबी तो ये है कि अगर ऐसे परिवार जिनके कुल इनकम 5,000 से कम है वो गरीबी के श्रेणी में थे, लेकिन एक के पास में 10,000 रुपए इनकम है मंथली, एक की 15,000 रुपए और एक की 20,000 है, तो ये तुलनात्मक अंतर है। तो अब ये सबसे अमीर है, ये थोड़ा कम अमीर है, ये सबसे गरीब है 10 वाला, तो इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सापेक्षित गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्षित गरीबी से कहा जाता है। 34 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन से जाति व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो जाति अंतर्विवाही होती है, अपनी ही जाति के अंदर वो विवाह करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये सुचिता और असुचिता के आधार पर होती है। सुचिता पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर होती है। इसमें कर्म संस्कार होता है, इसमें व्यवसाय होता है। तो ये विशेषताएं जाति की है। आनुवंशिकता होती है, ये भी होता है, ये ऊपर वाले ही ऑप्शन है। बहिर्विवाह, जाति बहिर्विवाह नहीं है, जाति अंतर्विवाह, अंतर्विवाह। जाति के अंदर एक जाति के सदस्य वो अपनी ही जाति के अंदर विवाह करते हैं, जाति से बाहर विवाह नहीं करते हैं। तो कौन सी विशेषता नहीं है? ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा कि ये बहिर्विवाह नहीं है। अर्जित व्यवसाय भी नहीं है, प्रदत्त व्यवसाय होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 है मोक्ष सामाजिक जीवन का परम उद्देश्य है एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। मोक्ष की डेफिनेशन दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कि मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। ये मोक्ष की डेफिनेशन किन के द्वारा दी गई है? बिल्कुल राइट आपका आंसर आ रहा है, ज्यादातर का आंसर आ रहा है के एम कपाड़िया। के एम कपाड़िया इसका राइट आंसर है। 36 नंबर है कि वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? यह भी महत्वपूर्ण है। कौन सा गृहस्थ द्वारा है वो नहीं किया जाता है? बताइए 36वें का राइट आंसर क्या होगा? पितर यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये गृहस्थ द्वारा संपादित किए जाते हैं, लेकिन ऋषि यज्ञ है वो गृहस्थ द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो यौन साम्यवादी, उद्विकासवादी, एक विवाह का सिद्धांत, ये परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत है। लेकिन ऑप्शन ए आवासीय, इसका परिवार की उत्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो ए है वो परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। यौन साम्यवादी सिद्धांत है, उद्विकासीय, एक विकासीय, मातृस्थात्मक, पितृस्थात्मक, ये सब है। आगे है 38 नंबर, समाजशास्त्र किसके अध्ययन से संबंधित है? ये रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो पेपर अलग था, ये पेपर अलग है। तो 38वें का बताइए, हम कर चुके हैं इसी पेपर में बल्कि, लेकिन आप फिर भी बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सी बिल्कुल राइट। क्या है, ये किसका अध्ययन करता है? क्या है का अध्ययन करता है। आगे है 39 नंबर, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसको स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ में जोड़ा जाता है। तो दो प्रकार के हैं, एक स्वरूपात्मक और एक समन्वयात्मक। तो स्वरूपात्मक से कौन संबंधित है? जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जॉनसन, बोटोमोर और दुर्खिम समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड में आएंगे, टीजीटी लेवल में आते हैं और पीजीटी में भी आते हैं। 40 नंबर है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि ये उपयोग करता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 20 में से 4-5 क्वेश्चन हर बार रिपीट हो जाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए सांख्यिकीय पद्धति, बी तुलनात्मक पद्धति, डी वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या होगा? वैज्ञानिक पद्धति है, इसीलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब ये कुछ 2018 के, अब ये जो क्वेश्चन थे वो 2018 के शुरू हो चुके हैं। 2018 के प्रश्न। 41 है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में समाजशास्त्र के जनक है वो कौन माने जाते हैं? पैट्रिक गिड्स। अगर यहां आते कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय समाजशास्त्र, तब आता जीएस घुरिये। तब क्या आता? जीएस घुरिये आता। लेकिन यहां पूछा है कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो पैट्रिक गिड्स ने सबसे पहले 1914 के अंदर बंबई विश्वविद्यालय के अंदर समाजशास्त्र का अध्यापन करवाया।
आगे है 42 नंबर कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थिति का जाल है, ये डेफिनेशन किनकी है? तो ये जब मैंने परिस्थिति वाला क्लास करवाई है या नोट्स मैंने बनाए हैं, तब पहली लाइन यही है। मैंने परिस्थिति और भूमिका वाला जो करवाया है, मैंने पहली लाइन ही डाली है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। बीयरस्टेड, किसने कहा? बीयरस्टेड का ये कथन है। 43 नंबर है कि हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से है। संरचनात्मक है, प्रकार्यात्मक है, संघर्षवादी है, सामवी है। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो संरचनात्मकता की बात भी करते हैं, थोड़ा बहुत प्रकार्यात्मकता की बात करते हैं, संघर्ष की बात है वो नहीं करते। लेकिन जो इनका जो मूल है हर्बर्ट स्पेंसर का, तो ये कहते हैं शरीर के साथ, शरीर यानी सामव्य, सामव्य के साथ समाज की तुलना करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर है वो समाज की तुलना किनसे करते हैं? सामव्य, शरीर की भांति। तो इनका जो विकार है वो सामव्य के साथ तुलना करके की गई है। आगे है भूमिका पुंज, रोल सेट। 44 नंबर है, रोल सेट की अवधारणा किसने दी? रोल सेट का कंसेप्ट है वो किन्होंने दिया? ए किंग्सले डेविस, बी कुल्ले, सी सिमेल, डी मर्टन। किसने दिया? मर्टन ने दिया। भूमिका पुंज, रोल सेट, परिस्थिति पुंज और परिस्थिति श्रृंखला, ये तीन कंसेप्ट है वो मर्टन के दिए हुए हैं। ओपिस और हैसियत, स्टेशन, ये है वो किंग्सले डेविस के द्वारा दिए गए हैं। आगे है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? तो क्या है? सामाजिक संस्था, सामाजिक समस्या, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक समूह। तो सामाजिक संरचना है वो इकाइयों से मिलकर बनती है, प्रतिमानों से, समूह से, संस्थाओं से मिलकर बनती है। सामाजिक समस्या समाज की विशेषता है, लेकिन सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, जिससे बिल्डिंग बनती है। अब मैं पूछूं कि ये कमरा है, इसके सोशल स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे ईंट है, सीमेंट है, बजरी है, ये चीजें हैं। लेकिन मैं यहां रहता हूं तो मैं नहीं हूं। आगे 46 नंबर, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इनमें से चक्रीय सिद्धांतों पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी, स्पेंसर, कॉम्टे, मार्क्स। ये क्या है? उद्विकासीय। ये क्या है? उद्विकासीय सिद्धांत प्रस्तुत किया हर स्पेंगलर, टाइनबी, सेरोकिन, प्रेटो। ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। आगे है 47 नंबर कि प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। आ ही चुका था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? किसने किया? चार्ल्स कुल्ले ने। अब ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये तीसरा पेपर है, इसमें केवल 18-20 प्रश्न आते हैं। तो ये तीसरा पेपर है, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे प्रश्न, और ये हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। 48 नंबर है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैक्यावर पेज ने जाति की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत नहीं दिया। रिजले, घुरिये, मजूमदार ने प्रजातीय सिद्धांत दिया। कौन सा दिया?
जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया और होकार्ट एवं सेनार्ट ने धार्मिक सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हेकार्ट एवं सेनार्ट। हेकार्ट एवं सेनार्ट। आगे है वाइजर ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? वाइजर ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? तो इन्होंने 1936 के अंदर पुस्तक लिखी थी, गांव के अध्ययन के आधार पे हिंदू जजमानी सिस्टम की थी। हिंदू जजमानी सिस्टम, जिसमें उन्होंने जजमानी प्रथा का विश्लेषण किया था। तो विलियम वाइजर ने जजमानी संबंध के आधार पर अंतरजातीय संबंधों की व्यवस्था है, अध्ययन है, वो किया है। आगे है 50 नंबर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। यह प्रश्न भी दोबारा से रिपीट हो गया है, जिसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं। एस.बी. केतकर। क्या है? एस.बी. केतकर। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ग में नहीं पाई जाती है? तो वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है, समान परिस्थिति पाई जाती है, समूह में गतिशीलता होती है, इसमें अंतर विवाह हो कोई जरूरी नहीं है। अंतर समूह कोई जरूरी नहीं है, बहिर्विवाह भी हो सकता है। तो ये अनिवार्य विशेषता नहीं है वर्ग की। आगे है, फिर वही आ जाता है, संतानम समिति की स्थापना किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? तो ये पहले भी कहा था कि बार बार है वो रिपीट होते हैं इनमें से। आगे है 53 नंबर, निम्न में से कौन सा गरीबी का सूचक नहीं माना जाता है? कौन सा गरीबी का सूचक नहीं माना जाता है? अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, रोजगार यानी आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये 3 प्रतिमान माने जाते हैं। यातायात साधनों का अभाव गरीबी का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, कि ये इसका नहीं माना जाता एक कारण। 54 नंबर है कि आश्रम का सही कर्म अपने को बताना है। तो पता ही अपने को, पहले सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है, फिर संन्यास आश्रम आता है। ठीक है, ये इनका सही क्रम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारी क्लास थी, जिसमें हमने टीजीटी लेवल के पेपर सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में मैं और जो टीजीटी है 2024 में हुए है, 2016 में हुआ है, 2018 के क्वेश्चन है, उनको करवाऊंगा, शायद कल या परसों। तो आपके कमेंट में अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, देख रहा हूं, आप बाद में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।